हेलो स्टूडेंट्स। तो पैरामीशियम के बारे में पढ़ रहे थे। बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, एनिमल डाइवर्सिटी से टॉपिक है जूलॉजी का। तो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीशियम की शेप। तो पैरामीशियम जो है वो स्लीपर शेप दिखाई देता है, यानी कि चप्पल के आकार का होता है। तो इसे स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है इसकी साइज़। तो 170 से लेकर 290 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज़ होती है। पैरामीशियम की जो बॉडी होती है उसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पाए जाते हैं। एंटीरियर एंड जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है, और ये राउंड होता है, गोलाकार होता है। पोस्टीरियर एंड जो है वो थोड़ा सा संकरा होता है और पॉइंटेड होता है, थोड़ा सा तीखा होता है। इसके बाद में इसमें वेंट्रल और डोर्सल सरफेस भी पाए जाते हैं। तो जिस साइड ओरल ग्रूव प्रेजेंट होती है वो साइड हो जाएगा वेंट्रल सरफेस, और जिस साइड ओरल ग्रूव एब्सेंट होती है वो साइड हो जाएगा डोर्सल सरफेस। तो ये वेंट्रल सरफेस हो जाएगा और ये डोर्सल सरफेस हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं हम पेलिकल के ऊपर। तो पेलिकल जो है वो क्या होती है, पैरामीशियम की बॉडी की आउटर कवरिंग जो है उसे पेलिकल के नाम से जानते हैं। पेलिकल जो है वो थिन होती है, थिन फ्लेक्सिबल होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, लचीली मेम्ब्रेन होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को सहारा देने का, सपोर्ट देने का काम करती है। पेलिकल के बाद हम आते हैं सीलिया के ऊपर। तो पैरामीशियम की जो बॉडी है उसमें पूरी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम का जो पोस्टीरियर एंड है, उस पोस्टीरियर एंड में जो सीलिया पाए जाते हैं ये बाकी सीलिया से लंबे होते हैं, और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं, और ये पूंछ वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे कॉडल टफ्ट बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये वाले पोस्टीरियर एंड वाले जो सीलिया हैं वो कॉडल टफ्ट कहलाते हैं। इन्हें पुच्छ या गुच्छ बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं कॉडल टफ्ट। तो ये गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कॉडल टफ्ट बोलते हैं। और पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है उसका नाम भी इन्हीं के आधार पर रखा हुआ है, इसी बेस पे रखा हुआ है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, क्योंकि इसमें कॉडल टफ्ट पाए जाते हैं या पुच्छिए गुच्छ पाया जाता है सीलिया का। ठीक है। सीलिया के बाद हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो पैरामीशियम जो है उसमें दो टाइप का साइटोप्लाज्म पाया जाता है। एक साइटोप्लाज्म ये जो किनारे किनारे पे प्रेजेंट है इसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। जो किनारे किनारे का साइटोप्लाज्म है उसे एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। एक्टोप्लाज्म के अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तो इसमें इंफ्रासीलियरी सिस्टम होता है। इंफ्रासीलियरी सिस्टम होने का मतलब क्या होता है कि वह जगह या वो स्थान जहाँ से सीलिया जो उत्पन्न होते हैं वो जगह क्या कहलाती है, इंफ्रासीलियरी सिस्टम कहलाती है। और इंफ्रासीलियरी सिस्टम में आपको बेसल बॉडी देखने को मिलेगी और काइनेटोकोर जो है वो देखने को मिलेंगे। इंफ्रासीलियरी सिस्टम के अलावा जो एक्टोप्लाज्म है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होती है, जो कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर होती है, रक्षात्मक संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोसिस्ट। तो ये पेलिकल हो गया, पेलिकल के ऊपर ये क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोसिस्ट, और ये एक्टोप्लाज्म हो गया। तो एक्टोप्लाज्म के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोसिस्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम इसका फंक्शन देख लेते हैं कि ट्राइकोसिस्ट जो वो काम क्या करता है। तो एक तो ये एनिमल को अटैचमेंट में हेल्प करता है, चिपकने में मदद करता है। दूसरा ये डिफेंस और प्रोटेक्शन में मदद करता है, रक्षा में मदद करेगा और आक्रमण करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया एक्टोप्लाज्म। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्म की। तो ये जो बीच वन में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ये क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म कहलाता है। और एंडोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ईआर हो गया, इसके अलावा न्यूक्लियस हो गया। तो ये सब किस में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म के अंदर। अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरल ग्रूव की। तो इस बॉडी की, पैरामीशियम की जो बॉडी है, बॉडी के लिट्रोवेंट्रल सरफेस पर ओरल ग्रूव पाई जाती है। ये कौन सा सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, और ओरल ग्रूव प्रेजेंट कहाँ पे, लेटरल साइड में, यानी कि पार्श्व में प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लिट्रोवेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ओरल ग्रूव जो है वो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है, यानी कि एक फ्लास्क जैसी संरचना के अंदर खुलती है।
ठीक है, ये ओरल ग्रूव है और ये एक फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर के अंदर खुलती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल जो है वो एक नैरो कोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है। ये जो वेस्टिब्यूल है ये एक संकरी फ्लास्क जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बकल केविटी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? बकल केविटी। अब ये जो बकल केविटी होती है उस बकल केविटी में भी बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत से सीलिया पाए जाते हैं इस बकल केविटी के अंदर। इसके अलावा बकल केविटी में सीलिया की 4 ग्रुप, अलग अलग ग्रुप पाए जाते हैं। ये जो बकल केविटी है इस बकल केविटी में सीलिया के 4 अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इन ग्रुप की क्या होती है? 3 पंक्तियां होती है। 3 पंक्तियों के रूप 3 पंक्तियों के अंदर 4 अलग अलग समूह के सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? बकल केविटी के अंदर। तो इनका नाम क्या हो जाता है? एक को बोलते हैं वेंट्रल पेनिक्यूल्स, दूसरे को बोलते हैं डोर्सल पेनिक्यूल्स और तीसरे को बोलते हैं क्वाड्रुलस। क्वाड्रुलस। तो 4 अलग अलग ग्रुप के सीलिया की 3 पंक्तियां पाई जाती है किसके अंदर? बकल केविटी के अंदर। ठीक है, तीनों के नाम मैंने बताए। एक को बोलते हैं वेंट्रल पेनिक्यूल्स, दूसरे को बोलते हैं डोर्सल पेनिक्यूल्स और तीसरे को बोलते हैं क्वाड्रुल्स। ठीक है, क्वाड्रुलस। अब ये जो सीलिया है इन सीलिया का एक दूसरा नाम भी है। इन सीलिया को बकल सीलिया भी बोलते हैं, जो कि मूवमेंट करते हैं। बकल सीलिया जो है या जो सीलिया है जो कि किसके में प्रेजेंट है? बकल केविटी में। यहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट है ये सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करेंगे तो बाहर की तरफ में क्या बनता है? वाटर करंट बनता है। ठीक है ना, बाहर की तरफ क्या बनेगा? वाटर करंट। वाटर करंट जैसे ही बनेगा तो वाटर करंट की वजह से पानी जो है वो किस में एंटर करता है? ओरल ग्रूव के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, ओरल ग्रूव में एंटर करेगा और पानी के साथ साथ क्या एंटर करता है? फूड मटेरियल जो होता है, भोजन के छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भी ओरल ग्रूव के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये फूड जो है वो ओरल ग्रूव से कहाँ जाएगा? मान लो ये वाटर करंट था, उस वाटर करंट के साथ में कोई फूड मटेरियल भी आ गया तो फूड मटेरियल कहाँ पे आया? पहले ओरल ग्रूव में आएगा। ओरल ग्रूव से ये जाएगा वेस्टिब्यूल के अंदर, है ना, और वेस्टिब्यूल से कहाँ जाएगा? ये बकल केविटी के अंदर जाएगा और बकल केविटी से जाएगा ये साइटोस्टोम के अंदर। साइटोस्टोम से ये जाएगा साइटोफेरिंक्स के अंदर। साइटोफेरिंक्स के अंदर। तो यहाँ पर जब फूड पहुँच जाता है साइटोफेरिंक्स के अंदर तो यहाँ पे फूड पहुँचने के बाद में फूड वैक्यूल बनता है। साइटोफेरिंक्स के अंदर क्या बनेगा? फूड वैक्यूल बनती है, यानी कि भोजन की रिक्तिकाएँ बनती है, छोटी छोटी इस तरह से गोलियाँ बनती है जिनको फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है कि भोजन जो है या फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर यहाँ पे रिक्तिका दिखा रखी है, ये रिक्तिका है, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है। तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है? फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, भोजन स्टोर हो जाता है। अब पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है? राउंड मूवमेंट करता है इस तरह से। पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा? राउंड मूवमेंट करता है इस तरह से, गोलाकार मूवमेंट करता है, राउंड मूवमेंट करेगा और इस मूवमेंट को बोलते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस। पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है वो राउंड मूवमेंट करेगा, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस मूवमेंट बोलते हैं। अब साइक्लोसिस के साथ साथ ही क्या होगा कि फूड वैक्यूल्स, ये जो रिक्तिकाएँ हैं ये भी मूवमेंट करती है। फूड वैक्यूल्स जो है वो भी मूवमेंट करेगी, राउंड मूवमेंट करेगी और इन फूड वैक्यूल के साथ क्या होगा? जैसे मान लो ये कोई फूड वैक्यूल है, ये भी राउंड मूवमेंट करेगी साइक्लोसिस के साथ साथ। तो उन फूड वैक्यूल के साथ में क्या होगा? लाइसोसोम आकर जुड़ जाएगा, लाइसोसोम आकर अटैच हो जाता है और लाइसोसोम क्या करता है? अपना एंजाइम जो है वो उन फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करवा देता है और जिससे खाने का पाचन जो है, भोजन का जो फूड का जो डाइजेशन है वो भी साथ साथ शुरू हो जाता है। अब पाचित भोजन जो होता है वो क्या होता है? बाहर जो कोशिका द्रव्य होता है, एक्टोप्लाज्म जो होता है, उस एक्टोप्लाज्म के अंदर अवशोषित होने लग जाता है और फूड वैक्यूल जो है वो धीरे धीरे इनका साइज जो है वो छोटा होने लग जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये फूड वैक्यूल थी, इसमें लाइसोसोम के एंजाइम एंटर करवाने के बाद में क्या होगा? ये जो फूड वैक्यूल है ये एक्टोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में आती है और एक्टोप्लाज्म क्या करता है? फूड को अब्जॉर्ब करने का काम करने लग जाता है। फूड जैसे ही अब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा? ये जो फूड वैक्यूल है इसका साइज कैसा हो जाएगा? छोटा होने लग जाता है, धीरे धीरे ये साइज में छोटी होने लग जाती है और लास्ट में क्या होगा? इन फूड वैक्यूल के अंदर सिर्फ वेस्ट मटेरियल बचता है
जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं सिर्फ वो ही इन फूड वैक्यूल के अंदर बचता है। अब इस जो वेस्ट मटेरियल है, इस वेस्ट मटेरियल को कहाँ से निकाला जाता है बॉडी से बाहर? ओरल ग्रूव के पीछे जो साइटोपाइज होता है, साइटोपाइज क्या होता है? ये जो ओरल ग्रूव है, इस ओरल ग्रूव के पीछे एक पोर लाइक छिद्र नुमा संरचना होती है जिसे साइटोपाइज बोलते हैं। तो फूड वैक्यूल जो है वो इस तरह से राउंड राउंड मूवमेंट करने के बाद में लास्ट में कहाँ आती है? इस साइटोपाइज के पास में आती है और साइटोपाइज से ये बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, एक्सक्रिएट कर दी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो पैरामीशियम जो है वो हेट्रोकैरियोटिक एनिमल है, यानी कि इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियस तो इसमें बड़ा होता है जिसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी के आकार का होता है, थोड़ा बड़ा होता है और इसे सोमेटिक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है ये पैरामीशियम की डे टू डे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। दिन प्रतिदिन की जो उपापचयी क्रियाएं होती है उन उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा जो न्यूक्लियस होता है वो होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ये मैक्रो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। नाम से पता चलता है कि माइक्रो मतलब छोटा केंद्रक है, तो ये स्मॉल होता है, स्फेरिकल गोलाकार होता है, जो कि मैक्रो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। और ये पैरामीशियम की जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जनन संबंधित जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? माइक्रो न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस के बाद हम आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो पैरामीशियम के अंदर दो होती है, एक पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये काम क्या करती है? ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी कि परासरण नियमन का काम करती है। अब चूंकि पैरामीशियम जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, स्वच्छ जल में पाया जाता है, तो पैरामीशियम में क्या होता है? साल्ट की मात्रा जो है वो कम होती है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है तो इसमें नमक की मात्रा या साल्ट की जो मात्रा है वो कम होती है। और पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है वो सांद्र ज़्यादा होता है, कंसनट्रेट होता है, अधिक कंसनट्रेट होता है। किसकी तुलना में? बाहर जो पानी प्रेजेंट है उस पानी की तुलना में पैरामीशियम का जो साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होता है, क्योंकि इसमें साल्ट जो है वो कम होता है। तो साइटोप्लाज्म के अधिक सांद्र होने की वजह से क्या होता है? ओस्मोसिस की क्रिया होती है। और ओस्मोसिस में क्या होता है कि पानी जो है वो अधिक से कम की ओर प्रवेश करता है। तो पानी कहाँ से कहाँ आएगा? बाहर से पैरामीशियम के अंदर मूव करता है, और अंदर मूव करेगा तो जो पैरामीशियम वो धीरे धीरे फूलने लग जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम क्या होगा? धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी इसके अंदर घुसता है। अब जो पानी की अतिरिक्त मात्रा है उसको बाहर निकालने का, अब पैरामीशियम फूलेगा तो ये मर सकता है ना, ये मेम्ब्रेन्स की फट जाएगी और इसकी डेथ हो सकती है। तो पानी की जो अतिरिक्त मात्रा है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, ये जो संकुचनशील रिक्तिका होती है, ये रिक्तिका क्या करती है? जो पानी की अतिरिक्त मात्रा है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। अब ये बॉडी से बाहर कैसे पानी को निकालती है? तो पानी एक्स्ट्रा वाटर जो इसके अंदर प्रेजेंट है या जो अतिरिक्त मात्रा में जो पानी प्रेजेंट है वो सबसे पहले कहाँ पे आता है? इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के रेडियल कैनाल में। ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो इनको हम बोलते हैं रेडियल कैनाल। तो पानी की अतिरिक्त मात्रा जो है वो सबसे पहले रेडियल कैनाल के अंदर आती है। रेडियल कैनाल से पानी कहाँ जाता है? इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर, इस रिक्तिका के अंदर जाता है, वैक्यूल के अंदर जाएगा। और वैक्यूल से फिर ये जो वैक्यूल है ये कहाँ पे टच हो जाती है? ये वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन से टच हो जाएगी, और मेम्ब्रेन जो है वो क्या करेगी? पानी को बाहर निकालने का काम करेगी। तो एक्स्ट्रा मात्रा में जो पानी होता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जब बॉडी को पानी से बाहर निकाल रही होती है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या होगा? पानी भरेगा। तो ये अपोजिट काम करती है, एक दूसरे के विपरीत काम करती है। जैसे मान लो कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये पानी को बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रही है, तो क्या होगा? उसी टाइम क्या होगा? इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी प्रवेश करेगा, मतलब इसमें पानी स्टोर होगा और इसमें से पानी बाहर निकलेगा। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करती है।
एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी को बॉडी से बाहर निकालेगी और उसी टाइम पे क्या होगा, दूसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी भरेगा, फूलेगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे से विपरीत काम करती है। तो ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर थी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।